फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10th विज्ञान का पेपर 2025 का पेपर कोड है 824 CM। जैसे हमारे पास पेपर आया मैंने कहा कि चलिए सबसे पहले सोल्यूशन वीडियो लेकर चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सोल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, कितने नंबर के आप MCQ प्रश्न सही करके आए हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है और समय 3 घंटे 15 मिनट का है। ठीक, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ये सब जो निर्देश दिए होते हैं आई होप आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे और पढ़े होंगे। तो सीधे हम चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ से हमारा शुरू होता है खंड ए बहुविकल्पीय सेशन। बहुविकल्पीय सेशन में सबसे पहला उपभाग एक आता है, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है कि किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर सेकंड या प्रति मीटर होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है। तो किसी लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है वो होती है मीटर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा या फिर समतल दर्पण होगा या उत्तल और अवतल दर्पण दोनों होगा। तो एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है तो जब अवतल दर्पण होता है तब बनता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा कि कांच का अपवर्तनांक इतना 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल इतने हैं मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो कांच की प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 4.5 × 10⁸ मीटर सेकंड, या 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न क्या है? आकाश का रंग नीला होने के कारण क्या है? किस कारण से आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, प्रकाश के अपवर्तन से, या प्रकाश का परिकिरण से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, या 4 गुनी हो जाएगी? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1/4 हो जाएगी। ठीक, 1/4 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता? वैद्युत धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चालक की लंबाई पर, या वैद्युत धारा की दिशा पर? तो देखिए किसी समान चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चालक लगने पर चुंबकीय बल की परिमाण निर्भर नहीं करता है। वो निर्भर नहीं करता, वैद्युत धारा की दिशा पर नहीं निर्भर करता। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला सातवां प्रश्न है कि लघुपतन के समय वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक होता है, या लगातार परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। और अगला प्रश्न देखें, अगला भाग 2 आ जाता है, सब सेक्शन 2 आ जाता है। तो पहला इसका है 8वां प्रश्न C6H6 में C परमाणु की संयोजकता होगी, क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी? तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये होगा 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न है परबल बेस है। परबल बेस क्या है? NaOH NH4OH या फिर CuOH का होल ट्वाइस, या AlOH का होल क्यूब? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका परबल बेस जो होता है वो परबल बेस होता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला प्रश्न देखिए यही है इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारा क्या है? 10वां प्रश्न जो देखिए 10वां प्रश्न है डाट को गर्म करने पर O2G प्राप्त होती है, CaCO3 को, या फिर C6H12O6 को, या फिर PbNO3 का होल ट्वाइस को, या फिर Na2CO3 को? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन PbNO3 का होल ट्वाइस। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, 11वां क्वेश्चन साधारण ताप पर द्रव धातु है, क्या है? Mg, कॉपर, क्रोमियम, या Hg? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Hg। ठीक, Hg इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अवक्षेपण अपक्रिया है। 12वां नंबर का प्रश्न है कि अवक्षेपण अपक्रिया है। BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 जलीय क्रिया करके बना रहा है BaSO4 ठोस प्लस
HCl जलिए, या फिर HCl जलिए, NaOH जलिए, NaCl से बनाकर आए। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा ये होगा पहला ऑप्शन BaCl2 जलिए प्लस H2SO4 जलिए। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आगे के प्रश्न देखते हैं। 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन आपका जो है ये है, देखिए कह रहा कि ब्यूटेनॉल 2 का अणुसूत्र क्या है? C4H10O या फिर C4H10 या C4H8O2 या C4H8। तो ब्यूटेनॉल 2 का जो अणुसूत्र होता है ये होता है C4H10O। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उपभाग 3 आ जाता है, सबसेक्शन 3 आ जाता है, सबसेक्शन 3। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोलास्ट एवं अंधकार, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, माइटोकॉन्ड्रिया एवं सूर्य का प्रकाश, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफास्ट एवं सूर्य के प्रकाश, नाइट्रोजन, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर जो होगा उसी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देखें। 15वां प्रश्न जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? पहला क्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख लेते हैं उसको। तो अगला प्रश्न हमारा जो है 16वां क्वेश्चन है, मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे को मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतान पीढ़ी F1 में लंबे एवं बौने पौधे का प्रतिशत था। 100% लंबे पौधे, 100% बौने पौधे, 50% लंबे तथा 50% बौने पौधे, या 100% मध्यम ऊंचाई के पौधे। तो इसका करेक्ट आंसर आया था 100% लंबे पौधे, 100% लंबे पौधे। अगला प्रश्न देखेंगे, 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परितंत्र का जैविक घटक है? परितंत्र का जैविक घटक, हरे पौधे हैं, ताप है, वायु है, खनिज है। तो परितंत्र का जैविक घटक जो होता है ये हरे पौधे होते हैं। क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 18वां क्वेश्चन देखें, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फेफड़े में पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं, स्टोमेटा में पाई जाती हैं, या हृदय में पाई जाती हैं? तो द्वार कोशिकाएं जो पाई जाती हैं स्टोमेटा में पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? पराबैंगनी से, गामा रे से, या एक्सरे से, या फिर इंफ्रारेड से? तो इसका सही आंसर हो जाएगी कि वायुमंडल सतह जो ओजोन परत से सूर्य की किरणों को रोकती है, रक्षा करती है, वो पराबैंगनी से। ठीक, पराबैंगनी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? विखंडन अमीबा सुमेलित है, खंडन बायोफ्रिलियम सम्मिलित है, मुकुलन स्प्राइगाइरा, या फिर कायिक प्रवर्धन हाइड्रा से? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विखंडन अमीबा से सुमेलित है। ठीक, विखंडन अमीबा से सुमेलित है। उसके बाद देखिए आपका आता है वर्णनात्मक प्रश्न, पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी डिप्रेस्टिव क्वेश्चन, जिसको आपको लिखना होता है उपभाग, इसमें पहला आता है। क्या है पहला प्रश्न? देखिए कह रहा नामांकित किरण आरेख की सहायता से दूरदृष्टि दोष समझाइए, इस लेंस में कैसे आप संशोधित किया जा सकता है? दोस्तों हमने इस प्रश्न को बताया था, जिन्होंने पिछली क्लास देखी तो उनको आज ये प्रश्न मिला था। हमने इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न में बताया था कि नामांकित चित्र के सहायता से दूरदृष्टि दोष के समझाना थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण 16 सेंटीमीटर दूर रखिए, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक न्यूमेरिकल प्रश्न था, हमने बताया भी था कि न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक, उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए। उत्तल लेंस से किसी वस्तु का आभासी आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, उसका नामांकित किरण आरेख बनाना था। अगला था कि एक उत्तल लेंस किसी वस्तु के 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। क्या लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी थी? तो आई होप आप सभी लोगों ने किया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तीसरा क्या, दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक विद्युत का एक न्यूमेरिकल है, इसमें विद्युत धारा ए ज्ञात करना है, ए एम्पियर आई, विद्युत धारा आई ज्ञात करना है, कितना एम्पियर धारा आएगी। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ज्ञात कर लेना था। ठीक, चलिए विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक,
वैद्युत बल्बों में तंतुओं के लिए प्राय टंगस्टन का क्यों उपयोग किया जाता है? टंगस्टन हमने बताया था कि वैद्युत बल्ब में टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का यूज होता है। अब क्यों किया जाता है इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना था, कारण भी देना था। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न था कि दो कारकों को बताइए जिन पर धारावाही परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। पहला है, दूसरा है कि विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक किस प्रकार भिन्न होते हैं। देखिए विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत एक अस्थायी, तो दोनों आपस में भिन्न किस प्रकार होते हैं, इनको आपको क्या करना था, समझाना था। अगला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ को नियम क्या है उसको समझाना था। अथवा में आप क्या कर सकते थे, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है, तो आपको उसको समझाना था। देखिए फ्यूज क्यों लगाया जाता है, फ्यूज इसलिए लगाया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। अगला अपने प्राय निम्न विद्युत आपूर्ति तारों के वैद्युतरोधी आवरण के रंग क्या होते हैं। वैद्युतमान्य तार, उदासीन तार, भू संपर्क तार, ये तार क्या होते हैं इनको समझाना था। ठीक, किसी वैद्युत संधारित्र को भू संपर्क करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, क्या होता है। ठीक, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उपभाग 2 आ जाता है, सब सेक्शन 2 आ जाता है। ठीक, कह रहा है सांद्रित सल्फाइड अयस्क में अशुद्ध धातु को कितने पदों में व्यक्त किया जा सकता। अशुद्ध कॉपर के शुद्धिकरण की किसी विद्युत अपघटनी विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं में उपचायक तथा उपचायक पदार्थ का कारण सहित चुनिए। 1, 2, 3, ये 3 अपक्रियाएं दी गई हैं, इनको चुनना था। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है उसको आपको लिखना था। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अकार्बनिक यौगिकों के उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन तीनों का क्या करना था, उपयोग लिखना था, यूज लिखना था। अगला क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण देना। एथेनॉल K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गलेशिया एसिटिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाती है। अथवा हम आप कर सकते थे क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराई जाती है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन NH3 तथा CO2 के प्रवाहित की जाती है। अगला CaOH का होल ट्वाइस शुष्क Cl2 शुष्क अपक्रिया कराई जाती है। अब देखिए साबुन के निर्जलीकरण क्रिया को समझाइए। साबुन की निर्जलीकरण क्या होती है, निर्जलीकरण अपक्रिया क्या होती है, इसको समझाना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था, तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से आपका जाता है भाग 3 सब सेक्शन 3 शुरू हो जाता है। तो पहला था कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला कि आहार श्रृंखला क्या होती है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। मानव में वृद्धि हार्मोन क्या होता है, ठीक, वृद्धि हार्मोन क्या होता है। अगला प्रश्न था स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण का उदाहरण सहित विभेद कीजिए। स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है। उसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। परिवर्ती क्रिया क्या होती है, लसिका क्या होती है, लासिका क्या होती है, परिवर्ती क्रिया क्या होती है। ठीक, मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कुछ चित्र सहित संरचना का कार्यविधि का वर्णन करना था। अथवा में आप कर सकते थे पादपों में परिवहन का वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को लिखिए। ठीक, तो दोस्तों ये था आपका 824 CM सेट का सलूशन। तो आपने कितने प्रश्न को सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर बताइएगा। और कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कहाँ से आपका पेपर था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका अगला पेपर 7 मार्च को किसका पेपर है आपका, 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। तो आप सभी लोग 7 मार्च को इंग्लिश के पेपर में बेस्ट करने के लिए, बेस्ट स्कोर लाने के लिए आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और 90+ स्कोर लाने के लिए तैयारी चालू कर दें। शाम को क्लासें आपको मिलने लगेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।